चैप्टर नंबर 5 BCK बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे वर्किंग में हमको फैसिलिटेट करते हैं, उसके लिए छोटा सा आपके लिए एक पेश है पॉडकास्ट। शुरुआत करते हैं हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बातों से। जैसे कि हम जानते हैं कि दो तरह के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एक है फंडिंग, एक है नॉन फंडिंग। यही चैप्टर उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस की बात करता है। बिजनेस फैसिलिटेटर कौन होगा दोस्तों? वो एक ऐसा सिस्टम की बात करेगा जो हमको ईजीनेस देगा बिजनेस की। तो इंपॉर्टेंट बात जो हमको ध्यान रखने का है कि बिजनेस फैसिलिटेटर कौन होगा दोस्तों? बिजनेस फैसिलिटेटर वो होगा जो ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस हमको कवर करेगा। 3 अलग अलग लेवल्स या लेयर्स हो सकती हैं। एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिजनेस फैसिलिटेटर, एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड फैसिलिटेटर्स और एक फंडिंग एंड नॉन फंडिंग फैसिलिटेटर्स। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अगर कुछ हम इलस्ट्रेशंस की बात करें तो एक होता है फ्रेट फॉरवर्डर जो कि हमारे लिए शिपमेंट ऑर्गेनाइज करता है। एक होता है हमारे ऑक्सिलरी सर्विसेज जो कि हमको लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं। एक और एग्जांपल है वो है बिजनेस इंक्यूबेटर जो बिजनेस को ग्रो और क्रिएट करने में, यंग बिजनेसेस को ग्रो और क्रिएट करने में मदद करता है बाय फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट। एक होता है बिजनेस एक्सीलरेटर दोस्तों। बिजनेस एक्सीलरेटर कौन होगा मालिक? वो जो आपके किसी भी बडिंग बिजनेस, किसी भी बढ़ते हुए बिजनेस का क्विकली प्रोडक्ट लॉन्च करने में आपकी मदद करेगा, वो कहलाएगा बिजनेस एक्सीलरेटर। एक होगा हमारा फाइनेंशियल कंसल्टेंट। कौन होगा सर? ये जो हमको वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अरेंज करवाने में मदद करेगा। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, डेब्ट, इक्विटी, लोकल, फॉरेन, अलग अलग जगहों से पैसा दिलवाने में मदद करेगा। एक होता है मर्केंडाइजर। ये वो व्यक्ति है जो बिजनेस को किसी भी मैनर में हेल्प करे, चाहे वो रॉ मटेरियल को लेकर हो, चाहे वो प्रोडक्ट को सेल को लेकर हो। बिजनेस फैसिलिटेटर फाइनेंशियल सेक्टर में कौन कौन हो सकते हैं सर? एनजीओ हो सकते हैं, क्लब्स हो सकते हैं, एग्री क्लिनिक्स हो सकते हैं, रूरल आउटलेट्स हो सकते हैं। नाबार्ड का एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में हेल्प करता है वो है नेबफिन्स। फुल फॉर्म है दोस्तों नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। क्या गवर्नमेंट भी हमारे लिए बिजनेस फैसिलिटेटर है? हाँ बिल्कुल। कैसे? अरे सर पॉलिसी वही तो बनाती है। सबसे पहली पॉलिसी कब आई थी मालिक? इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट जो आया था 1948 में, जस्ट इंडिपेंडेंस के थोड़े समय बाद। 1951 में यूनियन गवर्नमेंट ने एक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट बनाया, फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई 1956 में। तो हमारे लिए 3 ईयर इंपॉर्टेंट होते हैं, 1948 इंडस्ट्रियल पॉलिसी, 51 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट और 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। एक बड़ा चेंज हम सब जानते हैं आया 1991 में, LPG या GPL बोल लो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम सभी जानते हैं। हर एक इंस्टीट्यूशन जो कि नॉन फंडिंग है, मतलब जो पैसा प्रोवाइड नहीं करेगा लेकिन जो रेगुलेट करेगा बिजनेस को, उसमें इंपॉर्टेंट है RBI जो कि सेंट्रल बैंक है, सेबी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, IRDA, ये सब इंडस्ट्री स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। इन सब की खास बात क्या है? इन सब की खास बात है कि ये पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? नॉन फंडिंग। और क्या काम करते हैं सर? ये बिजनेस को फैसिलिटेट करते हैं, जैसे कि निस्बड। निस्बड क्या है सर? ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, जिसका फोकस किस पे है? तो हम एक MCQ इस पे एक्सपेक्ट करते हैं, ट्रेनिंग द टर्नर्स। किसके लिए सर? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए। इसी तरह एक और नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? किस चीज का सर? नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का कौन सा है? तो हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, EDI। 30 माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स भी हैं। तो भैया निस्बट एक हो गया, एक हो गया EDI, एक हो गया 30 MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और 26 ब्रांचेस। MSME DIs बोलते हैं, जिसको पहले SI बोलते थे, स्मॉल इंडस्ट्रीज सेगमेंट्स। अब ये सब जो हैं हमारे अलग अलग तरह से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नॉन फंडिंग और हमारे लिए मदद करते हैं। इसी तरह कई बार कमोडिटी बोर्ड्स बनाए जाते हैं, जैसे कि टी, कॉफ़ी, रबर। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाई जाती। ब्रांड इक्विटी प्रमोशन होता है इंडिया के नाम का, इंडिया की इमेज इन्हांस करने के लिए। इसीलिए 2 स्कीम गवर्नमेंट की, सबसे फेमस मेक इन इंडिया और स्टार्ट अप इंडिया। ये कुछ अलग अलग एग्जाम्पल दिए मालिक इन्होंने। किस चीज़ के एग्जाम्पल थे? कि इस तरह से नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस आपकी मदद करने को हमेशा तत्पर है, हमेशा तैयार हैं। दे आर ऑलवेज रेडी फॉर यू। पहला नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में आप कुछ बेसिक की जानकारी लेंगे वो है हमारा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 3-4 इंपॉर्टेंट डाटा दोस्तों ध्यान रखिएगा। एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935, एक्ट का नाम RBI एक्ट 1934।
फुली ऑन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हेड ऑफिस पहले केलकटा था, अब मुंबई है 1937 से। कौन कंट्रोल करेगा सर आरबीआई को? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई एक्ट के तहत। तो ये 6 इंपॉर्टेंट बातें हैं। 1 अप्रैल 1935 एस्टेब्लिशमेंट, एक्ट का नाम है आरबीआई एक्ट 1934, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फुली ऑन, मुंबई इसका एचओ है। सर काम क्या क्या है, रोल ऑफ आरबीआई क्या है? आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। मेन में कुछ फंक्शंस की बात करें इसके सर? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। पहला, अपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है सर, ये हाईएस्ट अथॉरिटी है इसके पास। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और असिस्ट करता है ग्रोथ को, ये दूसरा फंक्शन है इसका। तीसरा, मॉनेटरी पॉलिसी सर, मॉनेटरी पॉलिसी, कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। फोर्थ, गवर्नमेंट का एडवाइजर है ये। किस चीज में एडवाइस करता है? ये एडवाइस करता है इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसीज में मालिक, अलॉन्ग विद मॉनेटरी पॉलिसी। साथ ही साथ ये है फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड। किसका सर? सारी कमर्शियल बैंक्स का। काम है इसका एडिक्वेट और साउंड बैंकिंग सिस्टम डेवलप करना, मनी और कैपिटल मार्केट को ग्रो करवाना, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स को कंट्रोल करना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मार्केटिंग करना, क्रेडिट का फ्लो चैनलाइज करना पूरे देश में, पूरी इकोनॉमी में। ये इसके सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। इसीलिए दोस्तों इसको बोला जाता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फंक्शन में और खास खास बातें सर, इशू ऑफ बैंक नोट सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन भैया। करेंसी हम घर पे ही छाप लेंगे क्या? नहीं नहीं सर, आरबीआई छापेगी ना नोट। कीपिंग द रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन फिर से एक्सप्लेन होते हैं हमारे लिए। वो है इशू ऑफ करेंसी, ये अकेली अथॉरिटी है पूरे इंडिया में जो करेंसी इशू करने का काम करेगी, सिवाय सिर्फ 1 रुपी कॉइन्स और कुछ सब्सिडरी कॉइन्स को छोड़ के। बैंकर टू द गवर्नमेंट क्यों है सर ये? क्योंकि ये पूरा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का जनरल बैंकिंग बिजनेस कंट्रोल करती है, पब्लिक डेप्ट को मैनेज करती है, न्यू लोन्स को इशू करती है, ट्रेजरी बिल्स जिसको हम शॉर्ट में टी बिल्स बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये टी बिल्स इशू करती है मार्केट में ताकि लोग उसमें इन्वेस्ट करें। आरबीआई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को एडवांसेस भी देती है। अच्छा, ऐसा भी है क्या कि बैंक्स, आरबीआई जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को फंडिंग कर रही है? यस, विद इन 90 डेज तक का लोन देती है, 90 दिन के अंदर रीपेमेंट हो जाना चाहिए, 90 डेज। आरबीआई एडवाइजर भी है मालिक गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे। अभी हमने देखा था, चाहे वो मॉनेटरी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो प्लानिंग हो, हर तरह की पॉलिसीज के लिए काम करना आरबीआई का मेन फंक्शन है। तो ये है बैंकर टू द गवर्नमेंट। एक और फंक्शन है वो है बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक क्या सर? देखो इंपॉर्टेंटली 2 एक्ट हैं आरबीआई के, एक है आरबीआई एक्ट 1934 और एक है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सारी शेड्यूल्ड बैंक्स के लिए ये 2 एक्ट बहुत काम के हैं। सीआरआर इनको मेंटेन करना होता है। बैंकर्स बैंक क्यों बोल रहे हैं सर? एक्चुअली आरबीआई फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है सारी शेड्यूल्ड बैंक को, सारी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को। कैसे? डिस्काउंटिंग करके, बिल्स को डिस्काउंट करना, सिक्योरिटीज के अगेंस्ट लोन और एडवांस देना इन बैंकों को। तो आरबीआई बैंकर्स बैंक इसीलिए क्योंकि वो दूसरों को भी फंडिंग कर रही है। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों है भैया? डॉलर और रुपए की वैल्यू कौन मेंटेन करेगा? आरबीआई। नेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसके पास पड़ा होगा? कस्टडियन कौन होगा उनका? आरबीआई। अगर हमको लोन या पैसे की जरूरत है इंडिया को तो आईएमएफ से, कौन बोरो करेगा? आरबीआई। ये सब इनके इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और इस फॉरेन रिजर्व्स के लिए हमारे पास एक एक्ट है जिसका नाम है फेमा, है ना? फेना ही लेना नहीं, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। एक और फंक्शन, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। ये क्या है सर? बिजनेस ट्रांजैक्शन और इंडिया में इकोनॉमी में लोगों की परचेजिंग पावर को इफेक्ट करने का काम आरबीआई करती है थ्रू इट्स क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए इसके पास 2 अलग अलग तरीके हैं, एक है क्वालिटेटिव मेथड्स और एक है क्वांटिटेटिव मेथड्स। तो ध्यान रखना, परचेजिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। क्रेडिट कंट्रोल करना इसका प्रिंसिपल फंक्शन में आता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। साथ ही साथ आरबीआई कहता है कि जानकार बने। क्या है सर? अरे सर ये तो ऐड आता है सर। हाँ तो क्या है ये सर? ये प्रमोशनल फंक्शन है। आरबीआई बैंकिंग हैबिट्स डेवलप करवाता है, प्रमोशन करता है बैंकों का सेविंग हैबिट्स का। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, समझाने के लिए आरबीआई ऐड देता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है इकोनॉमी में। अब आरबीआई का और 3 काम थे। पहले एक काम था एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एक काम था ट्रेड से रिलेटेड और एक
काम था स्मॉल इंडस्ट्री से रिलेटेड। एग्रीकल्चर वाला पार्ट उन्होंने नाबार्ड को दे दिया, ट्रेड वाला पार्ट एक्सिम बैंक को दिया। एक्सिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सिम EXIM एक्सिम, और सिडबी को स्मॉल इंडस्ट्री संभालने का काम आरबीआई ने सौंप दिया। डाटा का कलेक्शन और पब्लिकेशन भी आरबीआई का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो दोस्तों ये थे हमारे पास अलग अलग फंक्शंस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था इशू ऑफ करेंसी, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, प्रमोशनल फंक्शंस गवर्न करना, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डाटा देना। तो दोस्तों ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल आरबीआई प्ले करता है। साथ ही साथ आती है करेंसी पॉलिसी। बिजनेस में कैसे हेल्प करेगा सर? करेंसी पॉलिसी इशू करके, जिसमें डीमोनेटाइजेशन आ जाता है, रीमोनेटाइजेशन आ जाता है। एक्सचेंज रेट्स को कंट्रोल करने का काम भी आरबीआई करता है। अब सर ये एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कैसे करते हैं? अरे बहुत सिंपल है रे। एक्सचेंज रेट क्या? हमारा इंडियन रुपीज और डॉलर के आपस का भाव, जिसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं एक्सचेंज रेट, कि डोमेस्टिक करेंसी इज एक्सचेंज्ड विद द फॉरेन करेंसी एंड वाइस वर्सा। कैसे होगा, किस एक्सचेंज रेट पे होगा, ये कहलाता है करेंसी पॉलिसी। एक और इंपॉर्टेंट रोल वो है क्रेडिट पॉलिसी, जिसके लिए ये लोग SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, CRR कैश रिजर्व रेशियो, BR बैंक रेट, ये सब आरबीआई देता है। आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बेसिस पॉइंट्स में मैनेज करता है। 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट होता है दोस्तों। यदि आपका करंट बैंक रेट 7.75% है और अगर उसमें 25 बेसिस पॉइंट डिक्रीज कर दिया जाए तो समझ जाना कि 0.25 का अंतर आया है। नया रेट जो होगा वो होगा 7.5। CRR SLR जो हैं ये कौन से मेजर्स हैं सर क्रेडिट पॉलिसी के? दोस्तों ये क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं। इससे क्या होता है सर? इससे फंड की अवेलेबिलिटी मार्केट में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी ये डिसाइड होता है। आरबीआई के पास कुछ क्वालिटेटिव मेजर्स भी हैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर को इफेक्ट करने के लिए, जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग PSL। ये एक तरीका है आरबीआई का किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस करवाने का, जो कि MSME हो सकता है, जो कि एग्रीकल्चर भी हो सकता है। ये था CRR SLR क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स के ऊपर कुछ बातें। अच्छा और क्या खास है सर? एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्रेडिट पॉलिसी का होता है मालिक इंटरेस्ट रेट। आरबीआई इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करता है थ्रू बैंक रेट। इंटरेस्ट रेट मैनेज करने का एक इंस्ट्रूमेंट, एक तरीका, एक मेथड, एक मेथोडोलॉजी, वो है बैंक रेट। कैसे होगा सर? देखो 3-4 वर्ड्स हैं, एक है बैंक रेट, एक है डिस्काउंट रेट। तो बैंक रेट क्या होता है सर? बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसपे आरबीआई बैंकों को लैंडिंग करता है, बैंकों को पैसा उधार देता है। देखा जाए तो आरबीआई जो रेट रखेगा वो बैंकों को पे करना होगा और यही कॉस्ट ऑफ फंड है टू द बैंक। तो आरबीआई ने मान लो एसबीआई को 5% रेट पर अगर 1 करोड़ रुपया दिया तो वो कहलाएगा बैंक रेट। एक होता है हमारा डिस्काउंट रेट। सर ये क्या होता है? डिस्काउंट रेट आरबीआई प्रोवाइड करता है लोन्स बैंकों, और लोन्स देते समय आरबीआई ले लेता है उनके रिडिस्काउंटिंग करके बिल्स को, ट्रेजरी बिल्स को। तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके जो बिल्स हैं, उनके जो ट्रेजरी बिल्स हैं, उनको डिस्काउंटिंग करने का रेट कहलाता है डिस्काउंट रेट। 2 रेट और होते हैं सर जो हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़े, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट है जिसपे बैंक बोरो करती है आरबीआई से शॉर्ट टर्म पर्पजेस के लिए। ध्यान रखना रेपो रेट का फुल फॉर्म है रीपर्चेज रेट। ये लोन्स ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक तक के होते हैं। तो सर रेपो रेट और बैंक रेट एक है क्या? ना लल्ला ना, ऐसा नहीं है। रेपो रेट में शॉर्ट टर्म मेजर होता है, छोटे टर्म पीरियड के लिए दिया जाता है, जबकि बैंक रेट जो है वो लॉन्ग टर्म मॉनेटरी पॉलिसीज के तहत दिया जाता है। तो सर रिवर्स रेपो में उल्टा होता होगा फिर तो। रेपो में अगर आरबीआई लेंडिंग करती है बैंक को तो रिवर्स रेपो में बैंक पैसा देती होगी आरबीआई को। यस बिल्कुल करेक्ट मुन्ना, बिल्कुल सही सोचे हो। आरबीआई को पैसा दिया जा रहा है बैंकों के द्वारा और वो जो रेट है वो कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। शॉर्ट पीरियड के लिए ये भी दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कुछ इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फंड ट्रांसफर और पेमेंट मैकेनिज्म नया नया आजकल देख ही रहे हो आप, इंटरनेट बैंकिंग, कार्ड स्वैपिंग, गूगल पे, पेटीएम, ये सब मैकेनिज्म कौन ला रहा है? पेपर बेस्ड इकोनॉमी, पेपर बेस्ड करेंसीज को डिजिटल पेमेंट्स में कन्वर्ट करना, उसके लिए रूल्स बनाना, ये सारा काम कौन करेगा? ये सारा काम आरबीआई करेगी। तो दोस्तों ये था आरबीआई को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट, पहला नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन। एक और बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है वो है सेबी, जो कि नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेबी एस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा
ऑन 12 अप्रैल 1988। स्टेचुटरी पावर्स दिए गए थे 1992 में विद सेबी एक्ट 1992। सेबी एक्ट अप्लीकेबल हुआ था 30 जनवरी 1992 से। तो 3 इंपॉर्टेंट डेट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 12 अप्रैल 1988, 1992 का एक्ट और 30 जनवरी 92 से अप्लीकेबल हुआ था। ये एक अथॉरिटी है जो रेगुलेट और डेवलप करती है इंडियन कैपिटल मार्केट को। इंपॉर्टेंट फंक्शन है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। पुराना नाम सेबी का क्या था? सीसीआई, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज। पुराना एक्ट सेबी का कौन सा था? कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947। हेडक्वार्टर कहाँ है सर इसका? मुंबई में। और इसके अलग अलग रीजनल ऑफिसेज हैं, जैसे नॉर्थ का रीजनल ऑफिस न्यू दिल्ली है, ईस्ट का रीजनल ऑफिस कैलकाटा है, साउथ का चेन्नई है, वेस्ट का अहमदाबाद है। सीसीआई पहले रेगुलेटरी अथॉरिटी हुआ करती थी सेबी से पहले, उसका एक्ट भी था कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947। 1988 में सेबी कॉन्स्टिट्यूट किया गया ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू वो मार्केट को रेगुलेट कर सके। सेबी में एक बोर्ड होता है, हम बोल ही रहे हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो एक बोर्ड तो होता ही होगा। टोटल उसमें 9 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक चेयरमैन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है मालिक। 2 मेंबर्स होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से, 1 मेंबर होता है आरबीआई का, और 5 मेंबर और होते हैं, जिसमें से 3 मेंबर फुल टाइम मेंबर्स होना ज़रूरी है। ऑब्वियसली ये सारे लोग बहुत समझदार होंगे, जिनमें बहुत एबिलिटी या कैपेबिलिटीज़ होंगी। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेबी क्या है? अरे सर मेन टारगेट सेबी का क्या है? मेन टारगेट है कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, सिक्योरिटी मार्केट को डेवलप करना। इसीलिए 3 लोगों के बीच की चेन है सेबी। कौन? सबसे पहला जो कंपनी शेयर इशू कर रही है तो इशूअर, हम और आप इन्वेस्टर, और बीच में है मार्केट इंटरमीडिएट्स जो कहलाते हैं ब्रोकर्स। सेबी इन तीनों को कंट्रोल करती है। सेबी के पास 3 अलग अलग फंक्शंस हैं। पहला है क्वासी लेजिस्लेटिव। तो 3 फंक्शन में एक तो हो गया मालिक क्वासी लेजिस्लेटिव, दूसरा हो गया हमारे पास क्वासी जुडिशियल, और तीसरा हो गया क्वासी एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव में रेगुलेशंस बनेंगे, जुडिशियल में रूलिंग्स एंड ऑर्डर्स, एग्जीक्यूटिव में इन्वेस्टिगेशन और इन्फोर्समेंट। ध्यान रखिएगा सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल भी है एक सेबी के ऊपर, SAT बोलते हैं जिसको। 3 मेंबर ट्रिब्यूनल है, इसका हेड है जस्टिस JP देवधर साहब। और ध्यान रखिएगा कि अगर आप यहाँ से सेटिस्फाई नहीं हैं तो ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट आप लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं मालिक। तो सेट ध्यान रखना इस बात का। पावर्स में बायलॉज बनाना, बायलॉज अमेंड करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कॉल करना, इंटरमीडिएट की बुक्स को इंस्पेक्ट करना, और एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स को लिस्ट कराना, ये सेबी का फंक्शन है। बिजनेस फैसिलिटेशन कैसे होगा यार दोस्त? बिजनेस फैसिलिटेशन तभी होगा जब इंडिया का कैपिटल मार्केट ग्रो करेगा, पब्लिक के पास शेयर्स जाएंगे, ऑफरिंग जाएगी, ओवरसीज पार्टिसिपेशन इंडिया का बढ़ेगा, तो हम मानेंगे कि इन्वेस्टर का फेथ बढ़ा, और यही कैपिटल मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेबी का। इसी से फ्लो ऑफ फंड्स स्टडी होंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एक और इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन वो है CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कहने को कहा जाता है दोस्तों बचपन से ही हम कंपटीशन झेल रहे हैं ना, और तो और घर के अंदर भी हम कंपटीशन झेलते हैं। तो सर कंपटीशन की ज़रूरत क्या है? इनोवेशन, स्पेशलाइजेशन, रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट, वाइडर चॉइस टू कंज्यूमर्स, फेयर कंपटीशन, ये सब प्रमोट करता है। तो CCI कंपटीशन कमीशन सेट किया गया था फेयर कंपटीशन सस्टेन करने के लिए, सभी लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए। कंपटीशन 2 तरह की होती है हमारी, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। सेम फंक्शन वाले लोग जब कॉम्पीट करते हैं ना तो वो डायरेक्ट होती है, लेकिन क्लोज सब्सटीट्यूट वाले लोग जब कॉम्पीट करते हैं ना तो वो इनडायरेक्ट होती है। बेनिफिट वो के वही है मालिक, इनोवेशन, इफिशिएंसी। जो लोग लेगार्ड्स हैं, जो सो प्रोग्रेस करना चाहते हैं, कंपटीशन उनको पनिश करती है। इम्प्रूव द क्वालिटी, रिड्यूस द कॉस्ट, और अफोर्डेबल प्राइस पे क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स की इंश्योरिटी बढ़ती है। कंपटीशन एक्ट लाया गया था 2002 में, बाद में कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2007 में। एक्ट का पर्पस क्या था? कंपटीशन एक्ट लाया गया एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट के खिलाफ, डोमिनेंट पोजीशन के अब्यूज के खिलाफ, और मर्जर एक्विजिशंस वगैरह जो कॉम्बिनेशंस वर्ड यूज करते हैं हम, एक्विजिशन, मर्जर एंड एक्विजिशंस, इन सबको कंट्रोल करने के लिए।
कंपटीशन एक्ट का फीचर क्या है? एडवर्स इफेक्ट को रोकना कंपटीशन के, कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जो कंपटीशन को अफेक्ट करती हो एडवर्सली, पॉजिटिवली नहीं एडवर्सली, उसको रोकने का काम कंपटीशन एक्ट 2002 के द्वारा होगा। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, सस्टेन द कंपटीशन, पुराना नाम क्या था सर इसका? MRTP एक्ट 1969, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। पुराना कमीशन क्या था सर? MRTP कमीशन। नया एक्ट क्या है सर? कंपटीशन एक्ट 2002। नया बोर्ड क्या है सर? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। CCI एस्टेब्लिश किया गया था कब? 14 अक्टूबर 2003। 14 अक्टूबर 2003। सेंट्रल गवर्नमेंट 2003 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। बॉडी कॉर्पोरेट है, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, एक चेयरपर्सन होगा मालिक और 6 मेंबर्स होंगे। काम एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन को रोकना, सस्टेन कंपटीशन, इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, फ्रीडम ऑफ ट्रेड को बढ़ावा देना, वही जो अभी हमने ऊपर देखे, सेम 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 सब कुछ सेम। बिजनेस फैसिलिटेटर कैसे है मालिक यार? अरे देखो ना, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई दूसरा बिजनेसमैन गलती करेगा तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्शन लेगा, पेनलाइज करेगा, कॉम्पिटिटर और कंज्यूमर का ध्यान रखेगा, एब्यूज ऑफ डोमिनेंस पोजीशन को रोकेगा। ये एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर CCI का मेन काम है। एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन वो है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक स्टेचुरी बॉडी है, मतलब एक्ट के थ्रू फॉर्म हुई है। IRDA एक्ट बना था 1999 में, पार्लियामेंट ने इसको पास किया था, तो ये एक सेंट्रल एक्ट है। IRDA एक्ट ने अलाउ किया प्राइवेट प्लेयर्स को इंश्योरेंस सेक्टर में एंट्री दिया 26% इक्विटी के साथ। बाद में ये 26% को बढ़ाकर हमने 49% करा 2014 जुलाई में, है ना। इसका अमेंडमेंट आया, जुलाई 2013 में पास हुआ, जुलाई 2014 में मोदी सरकार आई उसके बाद, और FDI लिमिट बढ़ के हो गई 49%। IRDA इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मालिक आपके और मेरे लिए, है ना। हमने जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी पॉलिसी तो ले ली, लेकिन प्रोटेक्शन कौन देगा? कौन प्रोटेक्शन देगा हमको? पॉलिसी होल्डर को कौन प्रोटेक्ट करेगा? इंश्योरेंस इंडस्ट्री को कौन रेगुलेट करेगा? फेयर ट्रीटमेंट कौन करवाएगा? इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इंटीग्रिटी, फाइनेंशियल साउंडनेस, फेयर डीलिंग कौन करवाएगा? मालिक है ना IRDA, ध्यान रखिएगा। तो IRDA का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। साथ ही साथ ये लोग रेगुलेशन बनाएंगे डे टू डे वर्किंग का। ड्यूटीज, पावर्स और फंक्शन IRDA के कहाँ दिए हुए हैं? सेक्शन नंबर 14 ऑफ IRDA एक्ट 1999 में IRDA के मेन सारे ड्यूटीज, पावर्स और फंक्शंस दिए हुए हैं दोस्तों। मेन काम क्या है सर? अगर आप और मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा IRDA के थ्रू, कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करना पड़ेगा सर्वेयर और लॉस असेसर का, इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस की पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा, मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी मेंटेन करना पड़ेगी। ये सब काम कौन करेगा? ये सारे काम IRDA ही करेगा। तो एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिल्कुल, टू रेगुलेट एंड डेवलप द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर, to give a lot of information and educating the public, important, educating the public। तो भैया ये सारे थे आपके इंपॉर्टेंट सारे रेगुलेटर्स और नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन का एक टेबल बहुत बढ़िया सा आपके बुक में मॉड्यूल में दिया हुआ है, आप समराइज कर सकते हैं उससे। RBI का ईयर ऑफ सेटिंग था 1 अप्रैल 1935, सेबी का 12 अप्रैल 1988, CCI 14 अक्टूबर 2003, IRDA एक्ट 2000। एक्ट था RBI का RBI एक्ट, सेबी के लिए सेबी एक्ट 1992, कंपटीशन के लिए कंपटीशन एक्ट 2002 और IRDA 1999। तो ये कुछ खास बातें हमारे इन 5 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की। रिसेंटली बहुत अच्छे डेवलपमेंट इन लोगों ने करे, जैसे RBI ने रीमोनेटाइजेशन करा, जिसको डिमोनेटाइजेशन भी बोल देते हैं लोग। 500 का नोट जो है उस समय हटाकर 2000 का नोट लेके आए। ऐसी सेबी ने एक LODR करा था, LODR का फुल फॉर्म है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट 2015। CCI ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया मालिक ई कॉमर्स के खिलाफ, अमेजन के खिलाफ एक्शन लिया था। और IRDA ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया अभी कोरोना के समय, कोरोना कवच कोविड-19 के नाम से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली। ये रिसेंट लेटेस्ट डेवलपमेंट्स थे। फंडिंग इंस्टीट्यूशन, पैसे के बिना तो मालिक कोई बिजनेस चलता ही नहीं, और पैसा हमको 2 काम के लिए चाहिए, एक वर्किंग कैपिटल और एक असेट खरीदने के लिए, जिसको हम कैपेक्स बोलते हैं। एक होता है डे टू डे वर्किंग, होता है कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके लिए 3 बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए थे जिनको हमने डेवलपमेंट बैंक्स का नाम दिया था। और पहला ऑर्गेनाइजेशन था IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा था ICICI,
1955 और तीसरा था आईडीबीआई 1964। लेकिन आईसीआईसीआई और आईडीबीआई ने, आप सभी जानते हैं मालिक, अपने आप को बैंक्स में कन्वर्ट कर लिया। आईएफसीआई अकेला अब बचा है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी इन नॉन डिपॉजिट कैटेगरी। ध्यान रखना, आईएफसीआई बचा है अब एनबीएफसी के तौर पर। और फाइनली एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया नाबार्ड। नाबार्ड का अवतार हुआ, नाम था नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर मुंबई। काम सर प्लानिंग करना, पॉलिसी बनाना फॉर क्रेडिट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल एरियाज। एग्रीकल्चर रूरल एरिया इनका फोकस था। नाबार्ड के पास 4000 ऑर्गेनाइजेशन है, लगभग 30 साल का एक्सपीरियंस है। टारगेट क्या था? डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री एंड अदर रूरल इंडस्ट्रीज। नाबार्ड का एक और काम एलाइड एक्टिविटीज जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, इन सबको प्रमोट करना भी इनका काम था। मेन तो इनका डेवलपमेंट एक्टिविटी था और रूरल सेक्टर को लेके, रूरल इकोनॉमी को लेके इनके ऊपर बहुत लायबिलिटीज थी। साथ ही साथ इन्होंने और क्या इंप्रूव किया? इन्होंने इंस्टीट्यूशंस बिल्ड किए अपने अंडर में ताकि क्रेडिट कैपेसिटीज, क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम्स, ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, ये सब इंप्रूव हो। प्रोजेक्ट रीफाइनेंसिंग करना, क्लाइंट्स के लिए इंस्टीट्यूट्स की मदद से हेल्प करना, फाइनेंशियल हेल्प देना रूरल इकोनॉमी को, रूरल अपलिफ्टमेंट करना, सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स थे। साथ ही साथ इन्होंने एक और एक्शन लिया, यार ये नाबार्ड से जुड़े हुए जितने भी ऑर्गेनाइजेशन और नाबार्ड खुद, इसमें लोग काम कैसे करेंगे? तो ये चूंकि कोऑपरेटिव बैंक्स और आरआरबीज को रेगुलेट करती है तो उनके लिए लोग भी तो चाहिए, अच्छा एम्प्लॉय होना। तो उसके लिए एक एग्जाम होती है IBPS CWE, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन कॉमन रिटर्न एग्जामिनेशन। उसके थ्रू इन लोगों ने बहुत बेहतरीन एम्प्लॉयज़ को, टैलेंट को एक्वायर करना शुरू किया। नाबार्ड रिफाइनेंस अवेलेबल करवाता है मालिक सबसे पहले तो स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, शॉर्ट फॉर्म है स्कार्ब्स, SCARDBS स्कार्ब्स। SCBs स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, RRBs रीजनल रूरल बैंक्स, CBs कमर्शियल बैंक्स। ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हेड ऑफिस है नाबार्ड का मुंबई। एक बड़ा काम और नाबार्ड ने क्या किया, एक और बड़ा काम किया, वो था सेल्फ हेल्प ग्रुप डेवलप करना, SHGs। SHG बैंकेज लिंकिंग प्रोग्राम के तहत इन्होंने SHGs डेवलप किए, खासकर पुअर वुमेन को इन्होंने जोड़ा माइक्रो फाइनेंस के थ्रू। माइक्रो मतलब छोटा छोटा फाइनेंस देना। एक और अच्छा काम, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया इन्होंने वाटरशेड डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत, प्रोग्राम के तहत। ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम और फार्म इनोवेशन भी इन्होंने किया। तो ध्यान रखिएगा मालिक, पहले 1948 में IFCI बना, फिर ICICI, फिर IDBI, फाइनली अब IFCI ही एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है और नाबार्ड अकेला सर्वाइवर है डेवलपमेंट बैंक के नाम पर, एक और बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन। ये था दोस्तों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, फंडिंग और नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन का छोटा सा रिकैप रिवीजन पॉडकास्ट। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो। ध्यान रखिएगा अपना। नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।